कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं साहिब से पूछता हूँ कि मैं हर सुबह अपने पड़ोस के कूड़े के ढेर में सोना ढूंढते हुए किससे मिलता हूँ। साहिब बहुत पहले ही अपना घर छोड़ गए थे। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित उनके घर की दूर दूर तक कोई याद नहीं है। उसकी माँ उसे बताती है कि कई तूफान आए जिससे उनके खेत और घर बह गए, इसीलिए वे उस बड़े शहर में सोने की तलाश में चले गए जहां वह अब रहता है। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, वह दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाता है। स्कूल जाओ, मैं चमकते हुए कहता हूँ। मुझे तुरंत एहसास होता है कि सलाह कितनी खोखली लग रही होगी। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब वे एक का निर्माण करेंगे, मैं जाऊंगा। अगर मैं एक स्कूल खोलूं, तो क्या तुम आओगे? मैं आधे अधूरे मजाक में पूछता हूँ। हाँ, वह मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए कहते हैं। कुछ दिनों बाद मैंने उसे मेरे पास दौड़ते हुए देखा। क्या आपका स्कूल तैयार है? एक स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है। मैं एक ऐसा वादा करने से शर्मिंदा होकर कहता हूं जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे जैसे वादे उसकी अंधकारमय दुनिया के हर कोने में प्रचुर मात्रा में हैं। महीनों तक उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहब ए आलम, उन्होंने घोषणा की। वह नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। यदि वह इसका अर्थ जानता, ब्रह्मांड का स्वामी, तो उसे इस पर विश्वास करने में कठिनाई होती। इस बात से अनजान कि उसका नाम क्या दर्शाता है, वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता है। नंगे पैर लड़कों की एक सेना जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देती है और दोपहर में गायब हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगा हूँ। तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? मैं एक पूछता हूँ। मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारा, वह सरलता से उत्तर देता है। अगर उसने ऐसा किया भी तो वह उन्हें फेंक देगा। एक और व्यक्ति जो ऐसे जूते पहन रहा है जो मेल नहीं खाते हैं, जोड़ता है। जब मैं इस पर टिप्पणी करता हूं तो वह अपने पैर झटक लेता है और कुछ नहीं कहता। मुझे जूते चाहिए, एक तीसरा लड़का कहता है, जिसके पास जीवन भर एक जोड़ी भी नहीं रही। देश भर में यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को शहरों में, गांव की सड़कों पर नंगे पैर चलते देखा है। ये पैसों की कमी नहीं, बल्कि नंगे पैर रहने की परंपरा है, ऐसा एक स्पष्टीकरण है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह गरीबी की सतत स्थिति को दूर करने का एक बहाना मात्र है। मुझे एक कहानी याद है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। एक युवा लड़के के रूप में वह एक पुराने मंदिर के पास से स्कूल जाता था, जहां उसके पिता एक पुजारी थे। वह कुछ देर के लिए मंदिर में रुकते थे और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करते थे। 30 साल बाद मैंने उनके शहर और मंदिर का दौरा किया, जो अब समुद्र में डूब गया था उजाड़। पिछवाड़े में जहां नया पुजारी रहता था, वहां लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियां थीं। भूरे रंग की वर्दी पहने, मोजे और जूते पहने एक युवा लड़का हाँफता हुआ आया और उसने अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग बिस्तर पर फेंक दिया। लड़के को देखकर मुझे वह प्रार्थना याद आ गई जो एक अन्य लड़के ने देवी से तब की थी जब उसे जूते की एक जोड़ी मिली थी। मुझे उन्हें कभी न खोना चाहिए। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। पुजारी के बेटे जैसे युवा लड़के अब जूते पहनते थे, लेकिन मेरे पड़ोस में कचरा बीनने वालों जैसे कई अन्य लोग निर्वस्त्र रहते हैं। नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी की ओर ले जाता है, जो दिल्ली की परिधि पर स्थित एक जगह है, फिर भी रूपक के तौर पर उससे मीलों दूर है। जो लोग यहाँ रहते हैं वे 1971 में बांग्लादेश से आए अवैध निवासी हैं। साहिब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी तब एक जंगल था, यह अभी भी है, लेकिन यह अब खाली नहीं है। मिट्टी की संरचनाओं में टिन और तिरपाल की छतों के साथ सीवेज, जल निकासी या बहते पानी से रहित 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। वे 30 साल से अधिक समय से यहाँ बिना किसी पहचान, बिना परमिट के रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है और वे अनाज खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। जीवित रहने के लिए पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है भोजन। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं और बिना पेट दर्द के बिस्तर पर सो सकते हैं, तो हम उन खेतों में रहने के बजाय यहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ हमें कोई अनाज नहीं मिलता है। फटी हुई साड़ियों में महिलाओं के एक समूह ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा क्यों उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों की अपनी खूबसूरत भूमि छोड़ दी।
जहां भी उन्हें भोजन मिलता है वे अपना तंबू गाड़ देते हैं, जो पारगमन घर बन जाते हैं। बच्चे उनमें बड़े होते हैं, जीवित रहने में भागीदार बनते हैं, और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब कूड़ा बीनना है। वर्षों के दौरान इसने ललित कला का अनुपात प्राप्त कर लिया है। उनके लिए कूड़ा सोना है। यह उनकी रोजी रोटी है, उनके सिर पर छत है, भले ही वह टपकती हुई छत ही क्यों न हो। लेकिन एक बच्चे के लिए यह और भी अधिक है। मुझे कभी कभी 1 रुपया, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब कहते हैं, उनकी आंखें चमकने लगती हैं। जब आपको कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप छानना बंद नहीं करते, क्योंकि और भी सिक्के मिलने की उम्मीद रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का अर्थ उनके माता पिता के अर्थ से भिन्न होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है, बड़ों के लिए यह जीवनयापन का साधन है। सर्दियों की एक सुबह मैंने देखा कि साहिब पड़ोस के क्लब के 4 दीवारी वाले गेट पर खड़े हैं और सफ़ेद कपड़े पहने 2 युवकों को टेनिस खेल रहे हैं। मुझे खेल पसंद है। वह बाड़ के पीछे खड़े होकर इसे देखने से संतुष्ट होकर गुनगुनाता है, मई जा अंदर जब कोई आसपास नहीं होता। वह मानते हैं। द्वारपाल मुझे झूले का उपयोग करने देता है। साहिब ने भी टेनिस जूते पहने हुए हैं, जो उसके बदरंग होने पर अजीब लग रहा है, शर्ट और शॉर्ट्स। किसी ने उन्हें दिया मेरे लिए। वह एक तरह से कहते हैं स्पष्टीकरण। तथ्य यह है कि वे हैं किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते, जिसने शायद पहनने से इनकार कर दिया। उनमें एक में छेद होने के कारण उनमें से उसे परेशान नहीं करता। उसके लिए जो चल चुका है नंगे पांव, यहाँ तक कि जूते भी छेद, एक सपना सच होने जैसा है। लेकिन वह खेल इसलिए देख रहा है, जानबूझकर उसकी पहुंच से बाहर है। आज सुबह साहिब चालू हैं, दूध बूथ की ओर उसका रास्ता। मैं उसका हाथ एक स्टील का कनस्तर है। मैं अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, सड़क। वह इशारा करते हुए कहता है, दूरी। मुझे 800 रुपये और मेरे पूरे भोजन का भुगतान किया जाता है। क्या उसे काम पसंद है? पूछता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उसके चेहरे की चिंता खो गई है। स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से भारी लगता है जिसे वह अपने कंधे पर इतने हल्के से ले जाता था। बैग उसका था, कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब अब अपने मालिक नहीं रहे,